हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 को। ये एक तमिल एक्शन मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। पुष्पा 1 में हम लोगों ने देखा था पुष्पा का मजदूर से लेकर सिंडिकेट प्रेसिडेंट बनने तक का सफर, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्पा और शेखावत की दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक का सफर। तो अब पुष्पा 2 में हम लोग देखेंगे पुष्पा का रूल और शेखावत का इंतकाम। मूवी की शुरुआत होती है जापान से और यहाँ हम लोग देखते हैं एक जापानीज पोर्ट पे कंटेनर्स को अनलोड करता है। कंटेनर्स को अनलोड करने के दरमियान एक कंटेनर ओवरलोड रहता है, जिसके चलते जापानीज का क्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और कंटेनर नीचे गिर जाता है और उस कंटेनर का सारा माल बाहर निकल जाता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं उस कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ी के साथ साथ हमारे पुष्पा भाव भी नजर आते हैं। वहाँ काम करने वाले वर्कर्स अपने बॉस को बुलाते हैं और बताते हैं इस कंटेनर में एक आदमी भी है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा है। बॉस जैसे ही वहाँ आता है पुष्पा को क्रेन के जरिए ऊपर लटका देता है और पुष्पा से पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो, लेकिन पुष्पा कुछ नहीं बोलता। उसी दरमियान पुष्पा के बाजू से एक नोट का आधा टुकड़ा नीचे गिर जाता है। जब जापानीज उस नोट को उठाता है तो डर से कांपने लगता है और बोलता है पुष्पा। इतने में उस कंटेनर के मालिक अपने आदमियों से पुष्पा को जान से मारने को बोलता है, लेकिन पुष्पा एक एक करके सारे गुंडों को धूल चटा देता है और पुष्पा उस कंटेनर के मालिक को भी बुरी तरह से मारता है और अपने लाल चंदन के पैसे को मांगता है। यानी पुष्पा ने माल तो जापान भेजा था पर पुष्पा का पैसा इंडिया नहीं गया था, इसलिए पुष्पा पूरे 40 दिन कंटेनर में रहकर जापान आया है। खैर उसी बीच और भी बहुत सारे गुंडे वहां आ जाते हैं और पुष्पा पर गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उसी बीच एक गोली पुष्पा को लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। तभी पुष्पा की आंख खुल जाती है और हमें मालूम चलता है ये पुष्पा का सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। आगे हम लोग देखते हैं पुष्पा के मजदूर लोग जंगल जाने की तैयारी करते हैं और इस भीड़ में आईपीएस शेखावत भी वेशभूषा बदलकर मजदूरों के साथ लकड़ी काटने चले जाते हैं। जब लकड़ी काटकर सारे मजदूर अपनी अपनी मेहनत के पैसे ले रहे थे, तभी वहां शेखावत भी लाइन में पैसे लेने आता है, लेकिन शेखावत को सारे मजदूर नए आदमी के नाम से बुलाते हैं और जब नए आदमी पैसे लेने आता है तो पैसे देने वाला उससे उसका नाम पूछता है। तभी नया आदमी जवाब देता है भंवर सिंह शेखावत और ये सुनते ही सारे लोग के कान खड़े हो जाते हैं। तभी शेखावत अपनी गन और वॉकी टॉकी निकालता है और अपने इंस्पेक्टर नथुलाल को पुलिस फोर्स लेकर आने को बोलता है। ये सुनते ही सारे मजदूर इधर उधर भागने लगते हैं और अंत में पूरे 240 मजदूर पकड़े जाते हैं और सारे मजदूर को शेखावत थाने में बंद कर देता है। मजदूर के पकड़े जाने की खबर पुष्पा को मालूम चल जाती है, जिसमें एक सीनू नाम का मजदूर भी पकड़ा गया था जिसकी आज शादी है। फिर पुष्पा भाव सीनू को वापस लाने थाना पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के इंस्पेक्टर को बोलते हैं अंदर एक सीनू नाम का आदमी है, आज उसकी शादी है, उसे बाहर निकालो, लेकिन इंस्पेक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। फिर पुष्पा बोलता है मैं उस सीनू के जगह एक दूसरा सीनू दे रहा हूँ। कौन सा शेखावत सारे लोग का फेस पहचानता है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर इस काम को करने से मना कर देता है और पुष्पा को ईमानदारी का रूल समझाता है। तभी पुष्पा उस स्टेशन में मौजूद सारे पुलिस वालों को खिलाए हुए पैसों की याद दिलाता है। तभी एक कांस्टेबल लॉक खोलकर सीनू को बाहर निकाल देता है। सीनू जब बाहर आता है पुष्पा की नजर सीनू के चेस्ट पर जाती है, जो कि चोट का निशान था, और फिर पुष्पा एक एक मजदूर को देखता है कि सारे मजदूर को चोट लगी है। जी हाँ दोस्तों, शेखावत ने सारे मजदूर को जंगल में पकड़कर दम भर कुटाई की थी ताकि एक भी मजदूर पुष्पा के खिलाफ बयान दे सके, पर अफसोस शेखावत का डंडे तो टूट गए लेकिन मजदूर के मुंह नहीं खुले। खैर ये देखते ही पुष्पा को गुस्सा आता है और इंस्पेक्टर से बोलता है कि शेखावत ने ये गलत किया है। पुष्पा के आदमियों को हाथ लगाने का मतलब कि पुष्पा पर हाथ लगा दिया और अब सीनू नहीं बल्कि पूरे आदमी को लेकर जाऊंगा। फिर पुष्पा यहाँ पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस वालों को पैसे देकर उनको परमानेंट रिटायर कर देता है और सारे पुलिस वाले रिजाइन करके वहां से चले जाते हैं और पुष्पा अपने आदमियों को लेकर चला जाता है। कुछ ही देर बाद शेखावत और नथुलाल पुलिस स्टेशन आते हैं और देखते हैं कि पुलिस स्टेशन खाली है, ना तो वहाँ कोई मजदूर है और ना ही पुलिस। फिर वहाँ एक मौजूद कांस्टेबल शेखावत को स्टेशन में पुष्पा के किए हुए कारनामों को बताकर वहां से वो भी निकल जाता है
और अफसोस शेखावत के बिछाए हुए जाल पर पानी फिर जाता है। फिर एक दिन सिद्धप्पा और पुष्पा सीएम के पास मीटिंग के लिए जाते हैं। जाने से पहले पुष्पा की वाइफ श्रीवल्ली पुष्पा को सीएम के साथ फोटो खिंचाकर लाने को बोलती है ताकि घर के हॉल में उस फोटो का बड़ा फ्रेम लगा सके। फिर पुष्पा और सिद्धप्पा सीएम के पास जाते हैं। सिद्धप्पा सीएम को पुष्पा से मिलाते हैं और बोलते हैं कि पुष्पा की वाइफ ने आपके साथ फोटो खिंचाने को बोला है। ये सुनते ही सीएम कैमरा वालों को रोक देते हैं और बोलते हैं जूती कितनी भी कीमती क्यों ना हो जाए उसे हाथ में नहीं पहना जाता। पुष्पा पार्टी के लिए फंड जरूर देता है लेकिन इसके साथ फोटो खिंचाना पार्टी के फंड जितना आसान नहीं है। सीएम यहाँ सीधा सीधा पुष्पा पर निशाना साधते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं एक स्मगलर के साथ फोटो खिंचाऊंगा तो हमारे पार्टी की छवि खराब होगी। सीएम साहब यहाँ श्रीवल्ली को भी बुरा भला बोलते हैं। ये सुनते ही पुष्पा का दिमाग घूम जाता है और वो वहां से बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद सिद्धप्पा पुष्पा से बोलते हैं सीएम के बातों का बुरा मान गए क्या पुष्पा? तभी पुष्पा बोलता है कि सीएम ने मेरे को फोटो से मना किया इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन उसने मेरी श्रीवल्ली को बीच में लाकर ये अच्छा नहीं किया। फिर पुष्पा सिद्धप्पा से बोलता है कि अगर तुम भी सीएम बन जाओगे तो मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाओगे? तो सिद्धप्पा बोलता है मैं कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, मैं तो तेरे साथ फोटो खिंचाऊंगा। तभी पुष्पा बोलता है तो बन जाओ सीएम। ये सुनते ही सिद्धप्पा बोलता है कि सीएम बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए पूरे 100 करोड़ लगेंगे। पुष्पा यहाँ सिद्धप्पा से बोलता है कि 100 करोड़ नहीं पूरे 500 करोड़ दूंगा, तुम सीएम बनने की तैयारी करो। फिर सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर सीधा सेंट्रल मिनिस्टर के पास सीएम की बात करने जाते हैं। सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से सीएम की बात कर ही रहा होता है, तभी उसी वक्त पुष्पा एक सोफा बेचता है जिसके अंदर 25 करोड़ रहता है। इतने पैसों को देखकर सिद्धप्पा पुष्पा को बोलते हैं कि ऐसे पानी की तरह पैसा बहाओगे तो 500 करोड़ कैसे जमा होगा? तभी पुष्पा बोलता है वो 1 टन माल को मुर्गन को बेचता है तो उसे 1.5 करोड़ मिलता है। वही माल वो विदेश में बेचेगा तो उसे 1 टन का 2.5 करोड़ मिल सकता है। पुष्पा यहाँ सिद्धप्पा को बोलता है आप सीएम बनने की तैयारी करो। पुष्पा अब नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है। फिर पुष्पा सीधे मालदीव निकल जाता है और वहाँ एक बहुत बड़े लाल चंदन के बिजनेसमैन से मीटिंग करता है। पुष्पा यहाँ 1 टन लाल चंदन की कीमत 2.5 करोड़ में फिक्स करता है और उस बिजनेसमैन को पूरे 2000 टन माल देने का डील फिक्स कर देता है। अब 2000 टन माल डिलीवर करने के लिए पुष्पा को हर सिंडिकेट मेंबर से ज्यादा माल लेना होगा। इसलिए पुष्पा वापस आते ही अपने सिंडिकेट मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है और सारे मेंबर से ज्यादा माल देने को बोलता है। इसके बाद सारे मेंबर्स माल जुगाड़ करने में जुट जाते हैं। वहीं इस बात की खबर मंगल सिन्हू और उसकी बीवी को लग जाती है। फिर मंगल सिन्हू की वाइफ सीधा आईपीएस शेखावत के पास जाती है और उससे बोलती है पुष्पा 2000 टन माल चाइना भेजने वाला है, जाकर उसके माल को पकड़ो और उसे अरेस्ट करो और साथ ही साथ सिंडिकेट मेंबर को डराओ धमकाओ ताकि पुष्पा तक माल ना पहुंचे। फिर शेखावत हर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर देता है। तभी वहां बिच्चा रेड्डी की 3 ट्रक लाल चंदन से भरी हुई आती है और इस बार शेखावत पूरे जोश में पूरे लाल चंदन को आग लगा देता है और बिच्चा रेड्डी को वहीं के ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जिससे बिच्चा रेड्डी की मौत हो जाती है। ये देखकर मंगल सिन्हू शेखावत से बोलता है ये क्या किया आपने, मैंने तो सिर्फ डराने को बोला था। तभी शेखावत बोलता है कि अगर सिर्फ डरा कर छोड़ देता तो सिर्फ ये एक आदमी डरता, लेकिन इसे मौत के घाट उतार दिया तो अब पूरा सिंडिकेट डरेगा। बिच्चा रेड्डी के मौत की खबर पूरे सिंडिकेट को मिल जाती है। फिर सारे लोग बिच्चा रेड्डी के अंतिम संस्कार में जुट जाते हैं, जिसमें पुष्पा किसी वजह से नहीं आ पाता है। मंगल सिन्हू के मन में अभी भी सिंडिकेट का बॉस बनने का लालच जिंदा था, इसलिए मंगल सिन्हू यहाँ सिद्धप्पा से बोलते हैं जब से पुष्पा सिंडिकेट संभाल रहा है कोई ना कोई मारा जा रहा है, पुष्पा सिंडिकेट के लिए अच्छा नहीं है। वहीं सिंडिकेट मेंबर का कहना था सबसे पहले शेखावत और पुष्पा के बीच सुलह कराया जाए, नहीं तो सिंडिकेट मंगल सिन्हू को वापस दे दिया जाए। हम लोग अब मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन सारी बातों को सुनकर सिद्धप्पा सीधा आईपीएस शेखावत के पास जाते हैं और शेखावत को पूरे 10 करोड़ देकर उसे कॉम्प्रोमाइज करने को बोलते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने पुष्पा 1 में देखा था पुष्पा ने कैसे शेखावत के कपड़े निकलवा कर उसे नंगा किया था, तो शेखावत उसी बदले के आग में जल रहा था। शेखावत यहाँ सिद्धप्पा से बोलता है मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, बल्कि अगर पुष्पा सारे सिंडिकेट के सामने मुझे सॉरी बोलेगा तो इस बात को मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। फिर अगले दिन पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह कराने के लिए एक पार्टी अरेंज किया जाता है। वहाँ सारे सिंडिकेट मेंबर मौजूद रहते हैं। अब सारे सिंडिकेट मेंबर को बस पुष्पा का इंतजार था, क्योंकि सबके मन में एक ही डाउट था क्या पुष्पा शेखावत से माफी मांगेगा, क्योंकि पुष्पा आज तक कभी झुका ही नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ पुष्पा दारू के नशे में टूल होकर पार्टी में आता है और सिद्धप्पा के कहने पर और सिंडिकेट के भलाई के लिए शेखावत को सॉरी बोल देता है। पुष्पा के मुंह से सॉरी निकलते ही मंगल सीनू समेत सारे सिंडिकेट मेंबर हैरान रह जाते हैं, आखिर पुष्पा झुक कैसे गया। खैर इस सॉरी को शेखावत रिकॉर्ड कर लेता है और इसे बार बार रिपीट कर कर सुनता है और खुशी से झूमने लगता है। वहीं पुष्पा सॉरी बोलकर घर वापस जाता है। उसी बीच पुष्पा को सॉरी बोलने के लिए खुद पर गुस्सा आता है। वो बार बार एक ही बात सोचता है कि पुष्पा की पहचान पुष्पा के अकड़ से है और वो आज उसने खो दिया। इतना ही नहीं, वो अपने आप से नजर भी नहीं मिला पा रहा था, इसलिए फौरन गाड़ी वापस घुमाता है और फुल स्पीड में सीधा शेखावत के गाड़ी को ठोक देता है, जिस वजह से शेखावत सीधा वहां के एक स्विमिंग पूल में जा गिरता है और पुष्पा उसी पूल में पेशाब करने लगता है। पेशाब करता देखकर शेखावत का होश उड़ जाता है और इसी तरह पुष्पा ने आज फिर से शेखावत को पूरे लोगों के सामने नंगा कर देता है। तो वहीं पुष्पा सिंडिकेट मेंबर को भी फटकार लगाता है और बोलता है कि मैं सिंडिकेट का प्रेसिडेंट खुद के दम पर बना हूँ। किसी की औकात नहीं थी मंगल सिन्हू के सामने खड़े होने की, लेकिन मैंने मंगल सिन्हू के घर में घुसकर उसकी चड्डी गीली की है। खैर यहाँ पुष्पा और शेखावत के बीच में भी थोड़ी तू मैं हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं और सीनू की पत्नी इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। सीनू की पत्नी शेखावत को बार बार बोलती है कि पुष्पा पर गोली चला दो, लेकिन कुछ देर में माहौल शांत हो जाता है। सिंडिकेट के लोग पुष्पा को बोलते हैं कि पुलिस से दुश्मनी करेंगे तो हम लोग धंधा कैसे करेंगे, अभी भी सिंडिकेट का पूरा 2000 टन माल तुम्हारे पास पड़ा है। ये बात सुनते ही शेखावत पुष्पा को बोलता है मैं अब पूरे जंगल को छान मारूंगा और सारे माल को जब्त करके तुझे फिर से मजदूर बना दूंगा। ये सुनते ही पुष्पा शेखावत को चैलेंज करता है और बोलता है आने वाली सोमवार की सुबह 4 बजे 2000 टन माल चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करेगा। दम है तो एक भी लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के दिखा, और अगर तूने एक भी टुकड़ा पकड़ लिया तो मैं खुद सिंडिकेट छोड़कर मजदूरी करूंगा। फिर शेखावत पूरे एरिया के चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर देता है और सोमवार की सुबह एक ब्रिज पर पुष्पा के आने वाले ट्रक का वेट करता है। तभी शेखावत की ध्यान नदी के तरफ जाती है जो कि सूखी हुई थी। शेखावत सूखी नदी को देखकर समझ जाता है कि पुष्पा अपने माल को नदी के जरिए ही पार करेगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। पुष्पा अपने सारे ट्रक को नदी के जरिए क्रॉस करता है। पुष्पा का ट्रक धीरे धीरे चेक पोस्ट को क्रॉस करके आगे बढ़ ही रहा था। तभी उसी वक्त शेखावत बैलगाड़ियों से रास्ता को रोककर हाथ में गन लेकर ट्रक का वेट करता है। उसी बीच केशव पुष्पा को बताता है कि शेखावत सामने गन लेकर खड़ा है। ये सुनते ही पुष्पा केशव और सारे ड्राइवर को बोलता है ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाओ, माल से कीमती मेरे लोग हैं। सारे ड्राइवर एक एक करके वहां से भाग जाते हैं और शेखावत सारे ट्रक के माल को जब्त कर लेता है। आगे हम लोग मंगल सीनू को देखते हैं जो माल के पकड़े जाने पर सिंडिकेट प्रेसिडेंट बनने को उतावला हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मीडिया को बता देता है कि ये सारा माल पुष्पा का है। उतने में सीनू को पता चलता है कि जिस माल को शेखावत ने पकड़ा है वो असल में लाल चंदन नहीं बल्कि संतरा है। मंगल सीनू शेखावत को बोलते हैं कि लाल चंदन बाहर और अंदर दोनों जगह से लाल रहता है। ये सारी लकड़ियां संतरा है, इसलिए बाहर से लाल है और अंदर से सफेद है। पुष्पा यहाँ शेखावत और सीनू दोनों को फूल बना देता है और साथ में एक फूल भी बेचता है। फिर पुष्पा बोलता है कि पुष्पा को फ्लावर समझे क्या, पुष्पा फ्लावर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। असल में दोस्तों शेखावत जिस बैलगाड़ी के जरिए पुष्पा के गाड़ियों का रास्ता रोका था वो बैलगाड़ी लाल चंदन से बनी हुई थी और 2000 टन माल का बैलगाड़ी बनाकर पुष्पा सारे माल को बॉर्डर पार करवा देता है। खैर आगे हम लोग देखते हैं पुष्पा श्रीवल्ली और उसकी माँ पूजा करने मंदिर जाते हैं। इतने में श्रीवल्ली को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। कुछ देर के बाद पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है और पुष्पा पिता बनने वाला है। ये सुनते ही पुष्पा काली माँ के रूप में आकर नाचने लगता है। ये देखकर श्रीवल्ली हैरान हो जाती है और पुष्पा से बोलती है कि ये सब क्यों कर रहे हो। तभी पुष्पा जवाब देता है कि मैं काली माँ से बेटी मांगने का प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो उसे भी मेरी तरह खानदान का नाम नहीं मिलेगा और वो भी मेरी तरह जलील होगा, और अगर बेटी हुई तो उसकी शादी हो जाएगी जिस वजह से उसके पास सरनेम मिल जाएगा। इसके बाद उस मेले में कुछ लफंगे लड़के पुष्पा की भतीजी कावेरी को छेड़ने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को गुस्सा आता है और सारे गुंडों को एक एक करके धोने लगता है। इतने में पुष्पा का सौतेला भाई वहां आ जाता है और पुष्पा को बुरा भला बोलने लगता है।
यहाँ तक कि पुष्पा को बोलता है कि तू ये सब कर रहा है ताकि मैं तुझे अपने घर बुला सकूं, लेकिन तू कुछ भी कर ले तुझे कभी नहीं अपनाएंगे, तू मुलेठी खानदान का कभी नहीं होगा, तू हमेशा पुष्पा राज रहेगा। ये सुनकर श्रीवल्ली को गुस्सा आता है और मोहन मुलेठी को कड़े आवाज में बोलती है, मेरे पति के खौफ से पूरा चित्तौड़गढ़ कांपता है, लेकिन तेरी वजह से हमेशा इनके आंख में आंसू आया है। तू जा यहाँ से, तेरा नाम और खानदान कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। पुष्पा एक ब्रांड है, इसको तेरे सरनेम की जरूरत नहीं है। ये बोलकर श्रीवल्ली पुष्पा को लेकर घर चली जाती है। वहीं जिन गुंडों ने कावेरी को छेड़ा था उसे मोहन आधा गंजा करवा के पूरे एरिया में घुमा देता है। फिर आगे शेखावत सीनू और उसकी पत्नी सीएम के पास जाते हैं और सीएम को बोलते हैं कि पुष्पा 500 करोड़ देकर सिद्धप्पा को सीएम बनाना चाहता है और आपके 110 एमएलए पुष्पा के साथ हैं। इसलिए अगर आप सीएम की कुर्सी बचाना चाहते हैं तो तमिल के सीएम से बात करके वहां के पुलिस का सपोर्ट मुझे दिला दीजिए ताकि रामेश्वर जाकर सारे लाल चंदन को पकड़ सकूं। फिर सीएम शेखावत को परमिशन दे देता है और शेखावत रामेश्वर पहुंच जाता है। रामेश्वर पहुंचने के बाद शेखावत वहां पर मौजूद सारे नाव की तलाशी लेता है, लेकिन उसे माल नहीं मिलता। फिर शेखावत माल को खोजने के लिए पानी में कूद जाता है और शेखावत देखता है कि सारा माल नीचे नाव के साथ बंधा हुआ है। शेखावत जैसे ही बाहर आकर बताने वाला था, सारे नाव चालक नाव को लेकर भागने लगते हैं। शेखावत भी इनके पीछे जाता है, लेकिन अफसोस तब तक सारे नाव बॉर्डर क्रॉस करके श्रीलंका चले जाते हैं। और इसी तरह एक बार फिर पुष्पा शेखावत के आंखों के सामने से माल को लेकर चला जाता है, लेकिन हमीद यहाँ शेखावत के हाथों पकड़ा जाता है। शेखावत हमीद से पूछता है कि ये सारा माल कहाँ जा रहा है। हमीद बताता है ये सारा माल जापान जाएगा और जिस इंसान से माल का पैसा लेना है उसे सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, उसे पुष्पा भी नहीं जानता। ये सुनकर शेखावत हमीद को जान से मार देता है ताकि पुष्पा को पैसा देने वाले का पता ना चले। वहीं पुष्पा पैसा लाने के लिए जापान जाता है। तो दोस्तों ये वही सीन है जो पुष्पा ने मूवी के स्टार्टिंग में सपने में देखा था। पुष्पा जापान पहुंचकर जापानियों से फाइट करता है और सारा पैसा लेकर इंडिया वापस आ जाता है। और अब इसी तरह पुष्पा के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और पुष्पा उस पैसे को सोफे में भरकर सारे एमएलए के पास भेजकर सारों को खरीद लेता है और इसी के साथ सिद्धप्पा सीएम बन जाते हैं। सीएम बनने के बाद सिद्धप्पा सीधा पुष्पा के घर आते हैं ठीक उसी 24 तारीख को। पुष्पा सिद्धप्पा को 24 को अपने घर इसलिए बुलाता है क्योंकि आज के दिन श्रीवल्ली का जन्मदिन है। सिद्धप्पा सीएम बनते ही सबसे पहले शेखावत का ट्रांसफर लेटर लेके पुष्पा को देता है, लेकिन पुष्पा उस लेटर को फाड़ देता है और शेखावत को और भी मजा चखाने को बोलता है। फिर सिद्धप्पा श्रीवल्ली से बोलते हैं कि अगर तुम सीएम का फोटो नहीं मांगती तो आज मैं सीएम नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ शेखावत नकली चंदन की लकड़ियों में आग लगा देता है ताकि नीलामी से पहले किसी को पता न चले कि जब्त की हुई लकड़ी चंदन की नहीं बल्कि संडरा थी। फिर एक दिन कावेरी की माँ भागती हुई पुष्पा के घर आती है और पुष्पा को बताती है कि कावेरी को किसी ने अगवा कर लिया है और पूरे 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये सुनते ही पुष्पा सीधा गन लेकर न्यूज चैनल पर लाइव जाता है और बोलता है कि जिसने भी उसकी भतीजी को उठाया है वो 1 घंटे के अंदर सही सलामत जहां से उठाया था वहीं लाकर छोड़ दे, नहीं तो पुष्पा काली माँ की कसम रप्पा रप्पा करके एक एक को काट देगा। इसी बीच दोस्तों यहाँ हम लोग को मालूम चलता है कि कावेरी को जिसने उठाया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा रहता है। सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा के जरिए पुष्पा को कॉल करवाते हैं ताकि पुष्पा उसके भतीजे को कुछ ना करे, लेकिन पुष्पा यहाँ किसी की नहीं सुनता। वो बस एक ही बात बोलता है कि अगर बच्ची पर एक भी खरोच आई तो सबको मौत के घाट उतार दूंगा और भाड़ में जाए सिद्धप्पा और भाड़ में जाए सेंट्रल मिनिस्टर। तभी मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा को कॉल करके 10 करोड़ रुपए मांगता है और उसे अकेले आने को बोलता है। पुष्पा पूरे पैसे को लेकर अकेले ही अपने हेलीकॉप्टर से वहां जाता है। जाते ही पुष्पा मिनिस्टर के भतीजे पर गन तान देता है। तभी मिनिस्टर का भतीजा बोलता है कि जैसे तुमने मेरे ऊपर गन रखा है वैसे ही तेरी बच्ची पर भी गन है। ये सुनते ही पुष्पा गन छोड़ देता है और इतने में सारे लोग पुष्पा को मारने लगते हैं, लेकिन मिनिस्टर के बेटे को पता था कि पुष्पा कतई खतरनाक इंसान है, इसलिए उसके हाथ पांव दोनों को बांध देता है और पुष्पा को मारने लगता है। साथ ही साथ कावेरी के इज्जत पर भी हाथ डालता है। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर पुष्पा उड़ उड़ कर सबको दांत से काट कर मारने लगता है। इतने देर में मिनिस्टर का भाई भी वहां आ जाता है, लेकिन पुष्पा गुस्से में इतने पागल हो चुका था
कि उसे किसी चीज का खौफ नहीं था और वो मिनिस्टर के भाई और उसके भतीजे समेत सारे लोग को मौत के घाट उतार देता है। भाई और भतीजे की मौत की खबर मिनिस्टर को मिलती है और यह सुनकर मिनिस्टर को बहुत गुस्सा आता है। फिर आगे पुष्पा कावेरी को लेकर घर चला जाता है। फिर अगली सुबह पुष्पा का भाई मोहन पुष्पा के घर आता है। मोहन को अपने किए पर बहुत बहुत शर्मिंदा होता है। मोहन पुष्पा के घर आकर सबसे माफी मांगता है और पुष्पा से मिलकर उससे भी माफी मांगना चाहता है, लेकिन पुष्पा उसके सामने आने से मना कर देता है। फिर मोहन कावेरी की शादी का कार्ड देता है और बोलता है कि कावेरी का जिद है कि अगर उसका चाचा नहीं आएगा तो वो शादी नहीं करेगी। इतने में श्रीवल्ली शादी के कार्ड को पढ़ती है और पुष्पा को बताती है कि शादी के कार्ड पर माँ का, मेरा और पुष्पा का भी नाम लिखा हुआ है और वो भी सरनेम के साथ। ये सुनकर पुष्पा बुरी तरह से रोने लगता है। फिर पुष्पा और उसकी फैमिली कावेरी के शादी में जाते हैं, यानी दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक फैमिली बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर के घर गम का मातम छाया हुआ था। वो अपने भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार करता है। तभी वहां एक आदमी फूलों से बना हुआ एक बुके लेकर आता है और कुछ देर के बाद वही बुके हम लोग पुष्पा की भतीजी के शादी में देखते हैं और एक नकाबपोश आदमी दूर के पहाड़ी से एक रिमोट को दबाता है और पुष्पा के भतीजी के शादी में ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये आदमी कौन था और पुष्पा के घर में हुए ब्लास्ट में कौन कौन मारा गया और कौन बचा, ये जानने के लिए पुष्पा 3 का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पुष्पा 2 आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सुकुमार ने पुष्पा 2 में भर भर के एक्शन डाला है, साथ ही साथ इमोशनल सीन भी है। सुकुमार ने ऐसी मूवी हम लोगों को दिया है जिसे देखने के बाद हम फैंस बस पुष्पा जैसी ही मूवी देखना पसंद करेंगे और उम्मीद है सुकुमार ऐसी मूवी और लाते रहेंगे। वहीं पुष्पा का रोल अल्लू अर्जुन ने निभाया है। पुष्पा को लोग एक्शन हीरो के नाम से ही जानते हैं और इस मूवी में अल्लू अर्जुन का कमाल का एक्शन देखने को मिला है। वहीं फैमिली के इमोशनल कैरेक्टर को भी अल्लू अर्जुन ने बहुत अच्छे से निभाया है। श्रीवल्ली का रोल रश्मिका ने निभाया है। रश्मिका ने भी कमाल का एक्टिंग किया है, साथ ही साथ एक अच्छी बीवी का भी रोल निभाया है। वहीं फहद फासिल का भी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब था। फहद फासिल का एक्टिंग और गुस्सा एक पुलिस वाले जैसा रियल फील देता है। साथ ही साथ जितने भी हेल्पिंग कैरेक्टर्स हैं उन सभी ने भी अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी न्यू लेटेस्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।